अरे रुक रुक जा चोरनी, मेरा बच्चा लेकर कहाँ भागती हो? मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। बिजली कवि चीखती हुई ऐसे एक कवि के पीछे उड़ रही थी। उस कवि के पास एक छोटा सा बच्चा था। वो दोनों कवियाँ उड़ते उड़ते घने जंगल में पहुँच जाती है। घने जंगल में एक कबूतर और तोता बैठे हुए थे। बिजली कवि भागती हुई उनके पास जाती है। तोते और कबूतर भैया, मेरी मदद करो। एक कवि मेरा बेटा लेकर भाग रही है, मुझे मेरा बच्चा वापस दिलवा दो। तभी वो दूसरी कवि भी जोर जोर से रोती हुई चीखती है, नहीं तोते और कबूतर भैया, ये मेरा बेटा बबलू है। मैं ही इसकी असली माँ हूँ और मैं इस पागल कवि से अपने बच्चे को बचाने के लिए उड़ रही हूँ। उन दोनों कवियों की बातें सुनकर तोता और कबूतर घबरा जाते हैं। उन दोनों की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, इसलिए वो फैसला करते हैं। ठीक है कवियों, हमें नहीं मालूम कि तुम दोनों में से कौन सच बोल रहा है, इसलिए हम तुम्हारा फैसला जंगल की सबसे बुद्धिमान चिड़िया से करवाएंगे। ऐसा कहते हुए तोता और कबूतर दोनों कवियों को जंगल की सबसे बुद्धिमान कोमल चिड़िया के पास लेकर जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर तोता सारी बात कोमल चिड़िया को बताता है। कोमल चिड़िया कुछ देर सोचती है और कहती है, इस नन्हे बच्चे के दोनों पंख एक कवि पकड़े और दोनों पाँव दूसरी कवि पकड़े और फिर दोनों अपनी तरफ जोर जोर से खींचे। बच्चा जिसकी तरफ खींचा जाएगा वही उसकी असली माँ होगी। ये सुनकर बिजली कवि और नीली कवि खामोश हो जाती है। क्या हुआ, तुम दोनों चुप क्यों कर गई? वो दोनों कवियाँ रोने लगती हैं और कहती है, मेरा नन्हा छोटा बच्चा दर्द से रोएगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ चिड़िया बहन, मैं अपने बच्चे को इतने दुख में नहीं देख सकती। ये सुनकर चिड़िया बहुत हैरान होती है, क्योंकि असली माँ ही ऐसा सोच सकती है। अब चिड़िया दूसरा उपाय निकालती है। तो ठीक है, तुम दोनों कवियों में से जो कवि भी जलते हुए कोयले पर चलकर अपने बच्चे के पास पहुँचेगी वही उसकी असली माँ होगी। लेकिन चिड़िया की ये कोशिश भी नाकाम रहती है। बिजली कवि और नीली कवि दोनों ही जलते हुए कोयलों पर चलकर बच्चे तक पहुंच जाती हैं। अब तो मामला और भी ज्यादा बढ़ गया था। दोनों कवियां तो आपस में लड़ रही थी कि बच्चा उनका है। कोमल चिड़िया कुछ देर सोचने लगती है और फिर कहती है, तुम दोनों कवियां 2 दिन इस बच्चे से दूर रहोगी। जो असली माँ होगी वही ऐसा कर पाएगी। लेकिन इस शर्त को पूरा करने के लिए वो दोनों कवियां राजी नहीं होती। तभी बिजली कवि चिड़िया से कहती है, कोई माँ भी अपने बच्चे से पल भर के लिए दूर नहीं रह सकती। फिर 2 दिन भला मैं अपने बबलू के बिना कैसे रहूंगी? हाँ चिड़िया बहन, कोई माँ भी अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती। फिर 2 दिन मैं अपने बच्चे के बिना कैसे रहूंगी? मैं मर जाऊंगी। बिजली कवि चीखते हुए बोलती है, ये झूठ बोल रही है, बच्चा मेरा है। मैं अपने बच्चे को घोंसले में सुला रही थी कि तभी ये कवि खिड़की से आकर मेरे बच्चे को लेकर भाग गई। वो तो शुक्र है मेरी नजर इस पर चली गई, वरना मेरा बच्चा आज मुझसे दूर हो जाता। ये सुनकर नीली कवि भी कहने लगती है, नहीं ये सरासर झूठ है। सच तो ये है, ये कवि मुझे कल जंगल के बाजार में मिली। इसने मुझे बताया था इसका भी इतना छोटा बेटा ही था जो बीमारी के चलते मर गया था। तभी इसने मेरे बच्चे से अपने बच्चे की शक्ल मिलती जुलती हुई बताई और मेरे बबलू को गोद में उठा लिया और वहाँ से भाग गई। तब से ही मैं इस कवि का पीछा कर रही हूँ। आज जाकर ये मेरे पकड़ में आई है। तुम दोनों की बातें तो एक पहेली जैसी हैं। अब तो और भी मुश्किल होता जा रहा है। आखिर ये बच्चा किसका हो सकता है? कोमल चिड़िया, अब क्या होगा, कैसे फैसला होगा? तोते, मुझे तो लगता है ये बिजली कवि ही झूठी है। लेकिन यार कबूतर, मुझे लगता है ये नीली कवि झूठी है। जंगल के सभी पक्षी ऐसे अपना अपना अनुमान लगा रहे थे। कोई तो कह रहा था कि ये बच्चा उन दोनों का ही नहीं है। फिर कोमल चिड़िया अंतिम निर्णय लेकर कहती है, दोनों कवियों को दूर दूर बिठाकर बच्चे को बीच में रखा जाए। बच्चा भूखा होगा और जिस तरफ देखेगा
वही उसकी असली माँ होगी। फिर दरमियान में छोटे बच्चे को बिठाकर वो कवियाँ थोड़ी दूर आमने सामने बैठ जाती हैं। जंगल के सभी पक्षी सांस रोके ये नजारा देख रहे थे, लेकिन बहुत देर होने के बावजूद भी छोटा बबलू किसी की तरफ देखकर भी नहीं रोया। वो तो वहीं बैठा छटपटा रहा था। ये देखते हुए बिजली कभी दौड़ी हुई बच्चे के पास आती है और वो छोटे बच्चे को एक मीठा फल देती है। तभी रोते हुए बिजली कभी कहती है, मेरा बेटा बबलू जब भी भूखा होता है तो वो ऐसे ही छटपटाता है। वो भूख से रोता नहीं बल्कि छटपटाता है। ये सुनकर और बबलू को बिजली कभी से मीठा फल लेते हुए खाते हुए देखकर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अब तो नीली कभी किसी से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि उसकी असलियत सामने आ चुकी थी। नीली कभी चुपचाप गुमसुम बैठी हुई थी। क्यों नीली कभी, अब तुम अपनी असलियत बताओगी या तुम्हें उल्लू सिपाहियों के हवाले कर दूं? खामोश बैठी नीली कभी रोते हुए कहती है, मैं अपने बेटे और अपने पति के साथ बहुत सुखी जीवन बिता रही थी। एक शाम हम जंगल के मेले से लौट रहे थे, तभी कुछ चीलों ने हम पर हमला कर दिया, जिसके कारण मेरे पति और मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। मेरी पूरी किस्मत थी जो मैं उस हादसे में बच गई। लेकिन मैं अपने बच्चे को हर कौवे के बच्चे में देखा करती थी। जब मैंने बिजली के बेटे को देखा तो उसपे मुझे मेरा बच्चा नजर आया और मैं उसे उठाकर ले आई। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। नीली बहन, ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम्हें तो मालूम है अब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। अगर तुम किसी के बच्चे को लेकर भागोगी तो तुम उसकी माँ को भी अपनी तरह दुखी ही करोगी। तभी बिजली कभी नीली कभी से कहती है, नीली बहन, तुम जब भी मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझकर देखना चाहो तो मिल सकती हो। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। आज से तुम मेरी बहन हो। अगर तुमने किसी और पक्षी के साथ ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारी बहन होने का नाता तोड़ दूंगी और मैं अपने बच्चे से भी नहीं मिलने दूंगी। हाँ। फिर नीली कभी रोते हुए बिजली कभी और बबलू को गले से लगा लेती है। मुझे माफ कर दो बिजली बहन, अब मुझे किसी के बच्चे को चुराने की क्या जरूरत, जब मुझे बहन और बच्चा मिल गए हैं। उस दिन के बाद से नीली कभी बिजली कभी के साथ ही रहने लगती है। ऐसे वो दोनों कवियाँ मिलकर छोटे बबलू की देखभाल करती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। मोटी 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 चील चाची, देखो जरा इस मोटी चील को, कितनी मोटी है, उड़ भी नहीं सकती। अच्छा, अगर मैं मोटी हूँ तो तुम कौन सा स्लिम और स्मार्ट हो? अगर मैं स्मार्ट नहीं हूँ तो फिर क्या हुआ? मेरा नाम बिजली है। बिजली की तेजी से उड़ सकती हूँ। जरा अपने आप को तो देखो, कितनी मोटी हो गई हो, उड़ भी नहीं सकती। चुप कर जा काफी, मैं तुझे मार दूंगी। अच्छा, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। ऐसे बिजली कभी हर रोज चील को तंग किया करती थी। चिड़िया और तोते, पता है आज मैंने उस मोटी चील को बहुत तंग किया। मुझे बहुत मजा आता है उस मोटी चील को तंग करने में। बिजली, तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस चील को मत तंग किया करो। हाँ, चिड़िया ठीक कह रही है। अगर वो चील हमारे घोंसलों की तरफ आ गई तो हमें चैन से जीने नहीं देगी। फिर ना दिन को सुकून होगा और ना रात को। अरे मोटी चोंच वाले, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं अपनी तेज चोंच मार मार कर उस मोटी चील को नानी याद दिला दूंगी। रोज की तरह बिजली कभी आज भी चील को तंग करने जाती है। चील अपनी सहेली चील के साथ बैठी हुई थी। सुनहरी, जंगल के सभी पक्षी मुझसे बहुत डरते हैं। अच्छा, तो फिर जंगल के सभी पक्षी तुम्हारी बहुत इज्जत करते होंगे। तो और क्या, पक्षी तो मुझे अपने अंडे खुद देकर जाते हैं मेरे भोजन के लिए।
मोटी चील अपनी सहेली के पास बैठी ऐसे अपनी तारीफें कर रही थी कि तभी वहाँ बिजली कभी आ जाती है। कमबख्त, ये काली कभी कहाँ से आ गई? कहीं मुझे मेरी सहेली के सामने बेइज्जत ना कर दे। मोटी मोटी चील, गंदी गंदी चील। चील सहेली ये कभी किसे मोटी चील कह रही है? लगता है ये किसी और मोटी चील को ऐसा कह रही होगी। ना ना मोटी चील, मैं तुझे ही कह रही हूँ, गंदी काली शक्ल वाली मोटी चील। काली कभी, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। भाग, जहाँ तक भागती है देखती हूँ मैं भी। मोटी चील जैसे ही बिजली कपी की तरफ उड़ती है तो बिजली कपी वहाँ से भाग जाती है। लेकिन आज मोटी चील भी आहिस्ता आहिस्ता उड़ते हुए बिजली कपी का पीछा करती रहती है। बिजली कपी उड़ते उड़ते थक जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। हाय हाय, मैं मर गई। ये आज मोटी चील तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। मोटी चील आहिस्ता आहिस्ता उड़ते उड़ते वहाँ भी पहुँच जाती है। बिजली कपी चील को देखते ही वहाँ से भागती है। काली कभी, देखती हूँ आज कहाँ तक जाएगी तू। मैं तेरा पीछा तेरे घर तक नहीं छोड़ूंगी। थक हार कर बिजली कपी अपने घर की ओर चली जाती है। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारे पक्षियों के घोंसले हैं। अब तो मुझे यहाँ ढेर सारे अंडे भी मिलेंगे और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे भी। तभी कोमल चिड़िया वहाँ आती है। अरे चील, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से चली जाओ। मेरे घोंसले की तरफ गंदी आंख से देखने की कोशिश भी मत करना। चिड़िया, मैं तो उस काली कभी की खोज में यहाँ आई हूँ। वो कभी हर रोज मुझे मोटी चील कहकर तंग करती है। उस काली कपी का घोंसला उस पेड़ पर है, तुम वहीं जाओ। ये सुनते ही चील वहाँ से आगे उड़ती है। चील की आवाज सुनकर बिजली कपी अपने घर से बाहर निकलती है। अरे गंदी शक्ल वाली मोटी चील, तू यहाँ भी आ गई। चल भाग जा यहाँ से, तो मुझे कभी नहीं पकड़ सकती। काली कभी, अब मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो भाग, जहाँ तक भाग सकती है। बिजली कपी वहाँ से उड़ जाती है। मोटी चील बिजली कपी के घोंसले में जाकर लेट जाती है। रात को तो ये यहीं लौट कर आएगी, देखती हूँ मैं इसे। बिजली कपी इधर उधर उड़ती रहती है। रात हो जाती है। मोटी चील अभी तक बिजली कपी के घोंसले में ही बैठी हुई थी। ये कमबख्त मोटी चील तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं कभी इसे तंग ना करती। ऐसा कहते हुए बिजली कपी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, वो मोटी चील मेरे घर में ही बैठी हुई है। मुझे आज की रात तुम अपने पास रख लो। ना बाबा ना, ताकि वो मोटी चील तुम्हारे लिए मेरे घर तक आ जाए। आओ, निकल जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था। चिड़िया बहन, मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन ये मोटी चील तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। वो रात बिजली कपी एक डाल पर बैठकर ही गुजारती है। अगली सुबह चील अपनी सहेली के पास जाती है। चील सहेली, अगर तू उस कपी को मेरे पास ले आए तो मैं तुझे गाजर का हलवा खिलाऊंगी। ये तो मेरे बाएं पांव का खेल है। तुम बस गाजर का हलवा तैयार करो, मैं अभी उस कपी को अपनी जाल में फंसाती हूँ। बिजली कपी कबूतर से लड़ाई कर रही थी। काली कपी, तुम्हारी वजह से हम सब खतरे में हैं। अगर तू उस मोटी चील को तंग ना करती तो आज वो हमारे घोंसलों की तरफ ना आती। अच्छा ही तो है, वो मोटी चील तुम्हें खा ले। रोज तेरी ये गंदी गंदी आंखें देखकर मैं थक गई हूँ, तुझसे जान तो छूट जाएगी। ऐसा कहते हुए बिजली कपी वहाँ से चली जाती है। तभी मोटी चील की सहेली वहाँ आती है। कपी, मेरी बेटी की आज बर्थडे है, इसलिए मैंने सोचा कि गाजर का हलवा बनाऊं और पूरे जंगल के पक्षियों में बांट दूं। लेकिन अकेली ये मैं कैसे कर पाऊंगी? अरे चील, तुम तो वही हो ना जो मोटी चील के साथ बैठी हुई थी। हाँ हाँ, मैं वही हूँ। उसी ने मुझे बताया कि तुम बहुत अच्छी कवि हो, इसलिए सोचा कि तुम मेरी मदद करो। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, मैं गाजर का हलवा पूरे जंगल के पक्षियों में अच्छे से बांट दूंगी। कितने दिनों से गाजर का हलवा खाने को मन कर रहा था, आज ये मौका मैं अपने पंख से नहीं जाने दूंगी। ऐसा सोचते हुए बिजली कपी चील के साथ चली जाती है। उन दोनों को जाता हुआ कोमल चिड़िया देख रही थी और वो बाकी पक्षियों के साथ उनका पीछा करने लगती है।
जैसे ही बिजली कभी घर के अंदर जाती है तो चील बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। अरे ये क्या, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अब मेरी चील सहेली लेके तुमसे बदला। ऐसा कहते हुए चील अपनी सहेली को बुलाने चली जाती है। पीछे से सभी पक्षी आते हैं और दरवाजा खोलकर बिजली कपी को वहां से ले जाते हैं। मेरे दोस्तों, तुम सबका बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम मुझे ना बचाते तो वो मोटी चील मुझे खा जाती। इसलिए तो बिजली बहन, मैं हमेशा आपको समझाती रहती हूँ कि बड़े पक्षियों से ना दोस्ती अच्छी है और ना दुश्मनी। उस दिन के बाद से बिजली कभी चील के घर की ओर नहीं जाती। कोमल चिड़िया की शादी बंटी चिड़े से 4 साल पहले हुई थी। बंटी चिड़ा हर समय कोमल चिड़िया से लड़ता रहता था। शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई संतान नहीं है। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, जा रहा हूँ मैं। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा वहाँ से चला जाता है। कोमल चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। बंटी, तुम चिंता क्यों करते हो? छोड़ो उस कोमल को। ये देखो, ये मेरी दोस्त पारो है। ये तुमसे शादी करना चाहती है। पारो चिड़िया को देखकर बंटी चिड़ा शादी के लिए मान जाता है। बिजली कभी उन दोनों की शादी करवा देती है। शाम हो गई है, लेकिन बंटी जी अभी तक घर क्यों नहीं आए? पहले तो इस समय वो आ जाते हैं। कोमल चिड़िया घर के बाहर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी बंटी चिड़ा पारो चिड़िया को लेकर घर आता है। निकल जाओ मेरे घर से, ये रही मेरी पत्नी। आज के बाद मैं पारो के साथ ही रहूंगा। ये सुनकर कोमल चिड़िया को बहुत दुख होता है। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा दुख लेकर वो अपनी बीमार माँ के पास कैसे जाए, क्योंकि चिड़िया की माँ पहले ही बीमार रहती थी, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। वो चुपचाप वहाँ से अपनी माँ के घर चली जाती है। कोमल बेटी, तुम अचानक क्या हुआ और दामाद जी नहीं आए? माँ, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और किसी दूसरी चिड़िया से शादी कर ली, क्योंकि मैं उन्हें संतान नहीं दे पाई। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया रोने लगती है। अपने बेटी को गम में देखकर चिड़िया की माँ बहुत दुखी हो जाती है। कुछ दिनों बाद कोमल चिड़िया घर के काम कर रही थी कि अचानक बेहोश हो जाती है। अरे कोमल बेटी, तुम्हें क्या हो गया है? चिड़िया की माँ पड़ोस में उल्लू वैद को लेकर आती है। उल्लू वैद आकर चिड़िया का चेकअप करता है। माँ जी, तुम्हारी बेटी गर्भवती है। क्या उल्लू वैद जी, मेरी बेटी माँ बनने वाली है? फिर उल्लू वैद वहाँ से चला जाता है। बेटी उठ, तेरे लिए खुशखबरी है, तू माँ बनने वाली है। माँ, मैं क्या करूँ? अब मैं पीछे लौटकर नहीं जा सकती। मुझे अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद ही संभालनी होगी। मैं अपने बच्चे को माता पिता दोनों का प्यार दूंगी। कोमल के साथ जो कुछ हुआ था वो उसे दोबारा याद नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब कोमल चिड़िया पक्षियों के घरों में काम करने लगती है। सारा दिन घरों में काम करने के बाद वो थकी हारी शाम को घर लौटती थी। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन कोमल चिड़िया के यहाँ एक प्यारा सा चिड़ा बेटा आता है। अपने बेटे को देखकर कोमल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे देखकर उसे जीने का सहारा मिल जाता है। लेकिन चिड़िया की माँ उम्र के चलते अपनी बेटी का साथ नहीं दे पाती और वो मर जाती है। अब कोमल चिड़िया अपनी माँ के बिना बहुत अकेली हो गई थी। वो फिर से पक्षियों के घरों में काम करना शुरू कर देती है। अब से वो अपने छोटे बेटे बबलू को भी साथ लेकर जाती थी। अरे ये क्या चिड़िया, तुम रोज इस छोटे बच्चे को साथ लेकर आती हो और तुम्हारा सारा ध्यान इसी बच्चे की ओर ही रहता है। जरा देखो तो मेरे घर का काम तुम कहाँ ठीक से कर पाती हो। अपना हिसाब लो और चली जाओ। कल से यहाँ काम पर मत आना। ऐसा कहते हुए तोती मालकिन कोमल चिड़िया को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। बेचारी कोमल चिड़िया अपने बेटे को लेकर घर लौट आती है। अब मैं क्या करूं? मेरे सारे पैसे भी खत्म हो गए। अब मैं अपने बेटे को कैसे पालूंगी? बबलू बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी। चलो, मैं कबूतर चाचा से तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। कोमल चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है।
कबूतर चाचा, मुझे उधार में दूध दे दो, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगी। देखो चिड़िया, मैं उधार में दूध नहीं देता। हाँ, अगर तुम्हें दूध चाहिए तो पहले दूध के डिब्बे धोने होंगे, तो बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए दूध दे दूंगा। कोमल चिड़िया दूध के सारे डिब्बे धोती है और अपने बेटे के लिए दूध लेकर घर जाती है। एक दिन कोमल चिड़िया अपने घर में सोई हुई थी कि बाहर से शोर की आवाज आती है। चिड़िया, जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारे घर को आग लग गई है। चीकू तोता ऐसे चीखता हुआ चिड़िया को आवाजें दे रहा था। अरे ये क्या, मेरे घर को आग कैसे लग गई? अब मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगी? मेरा बच्चा, अब मैं कैसे अपने बच्चे को लेकर बाहर जाऊंगी? दरवाजे पर तो आग लगी हुई है। मैं अपने बच्चे को अपने पंखों में छुपाकर ले जाती हूँ। कोमल चिड़िया अपने बेटे को पंखों में छुपाकर घर से बाहर निकलने लगती है। एक जलती हुई लकड़ी चिड़िया पर आकर गिरती है और चिड़िया का एक पंख जल जाता है। कोमल चिड़िया अपनी परवाह नहीं करती और अपने बेटे को घर से बाहर ले आती है। चिड़िया का एक पंख आग की वजह से जल जाता है। कोमल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज करवा पाती। अब एक पंख के साथ चिड़िया उड़ भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसे इस बात का कोई दुख नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब बबलू बड़ा होने लगा था। एक पंख के साथ वो जंगल में उड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो पड़ोस के पक्षियों के पास घर में काम करने लगती है। एक दिन जुगनू का पा बबलू से कहता है, बबलू यार, जाओ मुझे मीठा फल ला दो। हाँ हाँ जुगनू, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी मीठा मीठा फल देता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊँगा। मुझे तुम्हारी माँ को देखकर डर लगता है, और पता है मुझे रात को नींद भी नहीं आती। एक पंख के साथ तुम्हारी माँ बहुत डरावनी लगती है। अच्छा ठीक है जुगनू। ऐसा कहते हुए बबलू घर के अंदर जाता है। अरे बबलू बेटा, आपका दोस्त जुगनू आया था, उसे अंदर क्यों नहीं लेकर आए? नहीं माँ, वो अंदर नहीं आया क्योंकि वो आपके डरावने रूप से डरता है। माँ, सिर्फ जुगनू नहीं, मेरे सारे दोस्त आपका कटा हुआ पर देखकर डरते हैं। मानो जैसे कोई भूत देख लिया हो, तभी तो मेरा कोई दोस्त यहाँ नहीं आता। आपकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। ना जाने मेरी किस्मत में ऐसी माँ क्यों लिखी है। ऐसा कहते हुए बबलू चिड़ा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कोमल चिड़िया रोने लगती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब बबलू चिड़ा बड़ा हो जाता है। एक दिन बबलू चिड़ा अपनी पसंद की चिड़िया से शादी करके घर आता है। कोमल चिड़िया अपने बेटे की खुशी की खातिर कुछ भी नहीं बोलती। एक दिन बबलू चिड़ा जंगल में बाहर गया होता है, तभी उसकी पत्नी पिंकी अपनी सहेलियों को बुलाती है। माँ, तुम रसोई में ही रहना, बाहर मेरी सहेलियाँ आई हुई हैं। और हाँ, अच्छा अच्छा भोजन बनाना। अगर बाहर भोजन भी लेकर आओगी तो अपना पंख छुपा लेना। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरी सास का पंख नहीं है। ऐसा कहते हुए पिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया एक पंख से भोजन बनाती है और अपने कटे हुए पंख वाली साइड पर एक कपड़ा डाले बाहर आती है। कोमल चिड़िया को देखकर पिंकी की सहेलियाँ पूछती हैं, अच्छा, तो इन्होंने भोजन बनाया है, बहुत अच्छा भोजन बनाती है तुम्हारी नौकरानी। ये सुनकर कोमल चिड़िया को बहुत दुख होता है। तभी चिड़िया के कटे हुए पंख से कपड़ा गिर जाता है। पिंकी की सहेलियाँ ये देखकर डर जाती हैं। हाय हाय पिंकी, ये कैसी नौकरानी रखी है तुमने? इनको देख के ही डर लग रहा है, हमें ऐसा भोजन नहीं खाना। ऐसा कहते हुए पिंकी की सहेलियाँ वहाँ से चली जाती हैं। करा दी ना मेरी बेइज्जती। कितनी बार कहा था कि मेरी सहेलियों के सामने ऐसे मत आना, लेकिन आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। आ लेने दीजिए बबलू को, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। शाम को जब बबलू चिड़ा आता है तो पिंकी चिड़िया बबलू के कान भरती है। देखिए बबलू जी, मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। माँ, अब हम और आपके साथ नहीं रह सकते। हमारा भी अपना जीवन है। कल को हमारे बच्चे होंगे और आपको ऐसे देखेंगे तो वो भी शर्मिंदा होंगे। इसलिए यही ठीक रहेगा, मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन बबलू बेटा,
मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मेरा तो जीवन ही तुमसे है। मेरी तो सुबह शाम तुम्हें देखकर ही होती है। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। बबलू मेरे बेटे, मुझे छोड़कर मत जाओ। बबलू चिड़ा अपनी माँ की एक बात नहीं सुनता और अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अपने बेटे के जाने के बाद कोमल चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। एक उसका बच्चा ही तो था जिसके सहारे वो जिंदगी गुजार रही थी। अपने बेटे के जाने के दुख में कोमल चिड़िया बीमार रहने लगती है। एक दिन बबलू चिड़ा अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था कि उसे अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरा बेटा बुला रहा है। मेरे बच्चे, तुम चिंता नहीं करो, मैं अभी आ रही हूँ। जैसे ही कोमल चिड़िया घोंसले से उठती है तो वो दोबारा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। पड़ोसन कबूतरी चिड़िया के पास ही बैठी हुई थी। अरे क्या हुआ कोमल बहन, इसकी तो तबीयत बहुत खराब है, लगता है हॉस्पिटल लेकर जाना ही होगा। कबूतरी चिड़िया को लेकर बुलबुल डॉक्टर के हॉस्पिटल जाती है, जहाँ बुलबुल चिड़िया का चेकअप करती है। तभी एक पक्षी बुलबुल के पास आता है। बुलबुल डॉक्टर, एक इमरजेंसी केस आया है। पिंकी चिड़िया अपने पति बबलू के साथ आई है। उसके पति को हार्ट अटैक हुआ है। अपने बेटे का सुनकर कोमल चिड़िया हैरान होती है और बुलबुल डॉक्टर से कहती है, बुलबुल तुम जाओ, पहले मेरे बेटे का इलाज करो। फिर बुलबुल डॉक्टर जाकर बबलू चिड़े का चेकअप करती है। देखो पिंकी, हमें जल्दी ही एक हार्ट की जरूरत है। तुम्हारे पति का हार्ट पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर बबलू का हार्ट ना बदला गया तो इसकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर पिंकी चिड़िया रोने लगती है। तभी उसकी सास वहाँ आती है। पिंकी रो मत, मेरे होते हुए मेरे बच्चे पर आंच नहीं आ सकती। तुम चिंता नहीं करो। पिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर, मुझे पता है मैं अब नहीं बच सकती। आप मेरा एक काम करो, मेरा ये दिल मेरे बेटे को दे दो। फिर बुलबुल ऑपरेशन करती है। जब बबलू चिड़े को होश आता है तो बुलबुल उसे कहती है, बबलू अब तुम ठीक हो। बुलबुल डॉक्टर, मुझे किसने बताया, मुझे बताइए। बबलू, जब तुम्हें हॉस्पिटल में लाया गया तब तुम्हारी माँ भी यहीं थी। आज जो दिल तुम्हारे अंदर धड़क रहा है वो तुम्हारी माँ का है। ये सुनकर बबलू चिड़ा रोने लगता है। माँ, इतना बड़ा बलिदान मेरे लिए? क्यों माँ, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे माफी मांगने का मौका तक नहीं दिया। मेरी जिंदगी बचाने के लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, मुझे माफ कर दो। तभी बबली कबूतरी वहाँ आती है। बबलू, तुम अपनी माँ का कर्ज जीवन भर नहीं उतार सकते। तुम अपनी माँ के पंख न होने पर उसे बदसूरत कहते थे ना। वो पंख तुम्हें बचपन में आग से बचाते हुए जल गया था। वो खुद आग की लपेट में आ गई लेकिन तुम्हारी जान बचा ली। बबलू चिड़ा कबूतरी की बात सुनकर बहुत रोता है। वहीं पिंकी चिड़िया को भी अपने किए पर बहुत दुख हो रहा था।